हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और आप लोग देख रहे हैं आशीष तिवारी अपडेट्स। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आप लोग बीए ऑनर्स फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए देख सकते हैं। आप यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यहाँ मैंने क्वेश्चन जो पीडीएफ आपका है, जो पीपीटी है, वो मैंने हिंदी मीडियम के लिए तैयार किया है, बट जो मैं आपका टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इफ़ेक्टिव रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को दोनों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इफ़ आपकी क्वेरी रहती है तो आफ्टर एंड द वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जो हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वही हमारे क्वेश्चन पूछता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 2 मॉडल का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज हम समझेंगे जो आपका टॉपिक है ओवरऑल, उसको क्या कहा जाता है, उसका मीनिंग क्या है और वो कहाँ से आया, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वो ज़रूरी क्यों है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वो है ऐसी स्किल है, एक स्किल है, ऐसी स्किल जिससे व्यक्ति अ पर्सन हु कैन अपनी भावनाओं को पहचानता है, हु कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स और उन्हें समझता है, उनका प्रबंधन करता है, एंड ऑल्सो मैनेज देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स ऑल्सो। ठीक है, एक ऐसी स्किल है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और दूसरे व्यक्ति के भी इमोशंस को समझ और जान सकते हो और उस पर आप बेटर काम कर सकते हो कि दूसरों की व्यक्ति की भावनाओं को समझने, उनके साथ प्रभावी रूप से जुड़ने में मदद करती है। ये कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। कि जो ये हमारी स्किल है ना, ये स्किल ऐसी है कि इसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, हम खुद को भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को भी, और हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, व्यावसायिक जीवन, हम उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट ला सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें यही सब पढ़ेंगे। इफ़ आपको इस इंट्रोडक्शन से, इस परिचय से आपको फुल फॉर्म, इसकी मीनिंग, आपको इसका अर्थ, इसका परिचय अगर समझ आया है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मैं आपको आसान शब्दों में इसकी भाषा बताती हूँ। परिभाषा इसकी यही है कि हम आजकल मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, कहीं भी हम हर चीज़ को दिमाग से यूज़ करते हैं। हमें जहाँ दिमाग से यूज़ करने वाली चीज़ें हैं या अपना थॉटफुल माइंड से, जो मेंटली, जो मानसिक रूप से हमें जो चीज़ें सोचने वाली, समझने वाली हैं, हमें वहाँ माइंड का यूज़ करना चाहिए, बट एज़ वेल एज़ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। इफ़ आज एक रूम में 5 लोग बैठे हैं, तो उन 5 में से सब लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। हो सकता है उन 5 में से 5 ही व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन्स में और 3-4 अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी हों, या 1-2 ऐसे ही। बट बिफोर द कोविड क्या था कि वो सभी जो 5 व्यक्ति हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स रख रहे हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि हम कैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, और जो इंटरेक्शन है ना वो कम होता जा रहा है आफ्टर द कोविड। आप कह सकते हो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ होने के बाद जो इंटरेक्शन है, जो ऑनलाइन इंटरेक्शन है, वो बढ़ता चला जा रहा है। बट व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो कोई भी है, वो फेस टू फेस इंटरेक्ट होने से आज कतराता है। आजकल लोग इतने इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस समझाता है कि ये चीज़ें हमारी बेसिक लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्यों ज़रूरी है और इसका यूज़ क्या होगा। इसकी जो 2 मॉडल बताए हैं, 2 व्यक्ति हैं जिनकी विचारधाराएं मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट है गोलमैन एंड सेकंड मॉडल और है, हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, गोलमैन्स मॉडल। गोलमैन मॉडल क्या कहता है, इसके 5 कंपोनेंट हैं, हम 5 कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। गोलमैन के मॉडल में फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कहता है स्वयं जागरूकता, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से अगर आप लोग समझें तो अपने खुद को पहचानना और अपने आपको अच्छे से जानना, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जानना और उनको प्रभावी रूप से समझने की क्षमता। आपको ऐसे एबिलिटी आप में
ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप खुद को समझें, अपने इमोशन को समझें, अपने थॉट्स को समझें कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं और उस चीज़ का क्या रिजल्ट और क्या परिणाम रह सकता है। खुद को प्रभावी रूप से समझना ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। ओके, सेकंड है आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है ये सेल्फ अवेयरनेस से ही जुड़ा है, बट इससे थोड़ा सा अलग है। जब हम अपने आप को समझेंगे, हम सेल्फ अवेयरनेस लाएंगे, तो सेल्फ रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। हमें अपनी फीलिंग्स को सिर्फ समझना ही नहीं है, हमें उनको नियंत्रण यानी कंट्रोल में भी रखना है। इसलिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, अपने थॉट्स को समझेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनुकूल करने की क्षमता, यानी अब जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जो परिस्थिति, जिस भी प्रॉब्लम में हम ट्रबल में होते हैं, तो हमें वो में कैसे अपना क्रिटिकल थिंक करना है, कैसे अपने माइंड से हम अपने इमोशनली उस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं और कैसे उस पर काम कर सकते हैं, हमें आत्मनियमन सिखाता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रेरणा। प्रेरणा आप लोग सब जानते हैं, मोटिवेशन। हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होती है, बट वो सेल्फ मोटिवेशन और एज वेल एज किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई हो सकती है। पहले तो हम सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए कि हमें किसी और के मोटिवेशन से पहले हमें ज़रूरत पड़े कि हम खुद को मोटिवेट कर सकें, हम सेल्फ मोटिवेट हों। इसमें होता है आत्म अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। यानी कि इससे मतलब यह है कि आत्म अनुशासन हमें एक अपना नियम, अपने कानून, अपने रूल एंड रेगुलेशन खुद से डिफ़ाइन करने हैं कि हमें करना क्या है। अनुशासन में रहना है हमें कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें इस टाइम पढ़ाई करनी है, अपना टाइम टेबल बनाना और खुद को उस चीज़ को अच्छे से रेगुलेट करते हुए चलना, उस चीज़ का टाइम टेबल पर्टिकुलर बना के चलना और उस पर उसे फॉलो अप भी करना। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से नहीं होता, उसे फॉलो अप करना। ठीक है, और सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना। हमें चाहे फेलियर हो या फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आए या फिर हम किसी भी चीज़ में कमज़ोर रह जाएं, तो हमें ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोचना है। ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। ऐसे जो मोटिवेशन क्वेट्स होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि हमें खुद को मोटिवेट करना और पॉजिटिव थिंकिंग अपनी इम्प्रूव करना, पॉजिटिव दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव अपना हमेशा पॉजिटिव रखना। ओके, सहानुभूति। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति क्या सिखाती है? सहानुभूति कहती है कि किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए सहानुभूति यानी कि दया भावना रखना। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो हमें उसकी बातों को समझना और उसकी बातों को समझ करके अपने आप को, खुद को उसकी जगह रख करके फील करना, उसकी बातों को महसूस करना। यानी कि दूसरों की भावना को समझना और उनके दृष्टिकोण यानी उनके पर्सपेक्टिव से देखना। जब तक हम उस व्यक्ति की जगह, हम उस पर्सन की जगह खुद को नहीं रखेंगे, उसकी जगह नहीं रख के देखेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे वो जो पर्सन है सामने वाला वो क्या फील कर रहा है। अपने थॉट्स को समझना, साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को समझना। पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स से हमारा मतलब है कि दूसरों से प्रभावी ढंग से संवाद करना और मजबूत संबंध बनाना। इफ़ हम खुद को पहचानेंगे, देन आफ्टर दैट खुद की चीज़ों पर वर्क करेंगे, सेल्फ रेगुलेट करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, दूसरों की भी फीलिंग समझेंगे, सिंपैथी रखेंगे, तो हमें ऑब्वियसली सोशल स्किल्स अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगी। वो कैसे कि हम अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हमारी वो काफ़ी बेटर होंगी, वो ऑलरेडी इम्प्रूव होती चली जाएंगी डे बाय डे। और दूसरों से हम प्रभाविक यानी कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे और मजबूत संबंध, इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना। जब हम टीम वर्क करते हैं या हम अपने लीडर या अपने पार्टनर या अपने से एल्डर से किसी से बात करते हैं, तो उनसे भी जो हमारा बॉन्ड होता है वो भी एक स्टेबल होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से क्योंकि हम उनकी बात को समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी बात हमें समझा पा रहे हैं और हमारी बातों को भी समझ पा रहे हैं, तभी इफेक्टिव बॉन्ड बन पाता है। पॉइंट नंबर 2 है, 2 मॉडल पूछे थे। दूसरा है हमारा बार ऑन मॉडल। बार ऑन मॉडल जो था वो रूबेन द्वारा कहा गया था, रूबेन द्वारा विकसित किया गया था। इस मॉडल में क्या है, हमारे भावनात्मक और दक्षात्मक सामाजिक दक्षताओं पर आधारित है। भावनात्मक यानी कि फीलिंग, हमारे जो थॉट्स हैं उन पर थॉटफुली, और सामाजिक दक्षता, ठीक है, जो हमारी सोशल एबिलिटीज़ हैं, जो दक्षता हैं, उन पर हमारा विकास और उस पर बात की गई है। तो
तो सेकंड मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके सब पॉइंट्स हैं अंतर व्यक्तिगत कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी कि अंतर व्यक्तिगत से हमारा अभिप्राय यह है कि दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना और उन्हें बनाए रखने की क्षमता। कि इफ़ हम दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हैं किसी भी अपने एल्डर वन से या फिर किसी भी हम अपने क्लास फेलो से, जब हमारे बॉन्ड बनते हैं तो हमें सिर्फ बॉन्ड बनाना नहीं है, उन्हें बनाए रखना और उन्हें इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। हम उस चीज़ को कैसे समझेंगे? इफ़ हम टीम वर्क कर रहे हैं तो अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, क्लासमेट्स हैं, हम उन्हें कैसे समझेंगे और कैसे उनकी बात को रख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करना, उनके साथ जो है दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाना। तो ये चीज़ हमें बारोन मॉडल में बताया था रूबेन ने। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है तनाव मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को छोटी छोटी बातों पे, आज की जो जनरेशन, आज की जो पीढ़ी है, इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं, बड़ों को, हर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। जो वो काम करने जा रहा है या जिस भी किसी काम के लिए उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की हो, बहुत अच्छा करने का सोचा हो, वो काम ना हो पाए तो होता है हर किसी को टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगता है। तो वो जो तनावपूर्ण स्थिति होती है, जो स्ट्रेस होता है, उसको ओवरकम करना, उस पर काम करना और जो डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस होती हैं, कठिन परिस्थितियों में शांत और प्रभावी रूप से बने रहना, यानी इफ़ेक्टिवली बने रहना और ख़ुद को, अपने माइंड को जितना हो सके उस गुस्से को ओवरकम करना, शांत रखना खुद को और इफ़ेक्टिवली सोचना, अपने माइंड को रिलैक्स करना। ठीक है, ये इसमें बारोन मॉडल समझाता है। तीसरा है अनुकूलता, यानी अडेप्टेबिलिटी। अनुकूल कहते हैं ना कि सिचुएशन के यानी परिस्थितियों के अनुसार हमें अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल यानी कि आप इस शब्द में कूल से समझिए कि कूल रहना चाहिए, बिल्कुल अनुकूल, कूल, कि बिल्कुल हमें कूल रहना चाहिए। कि हम इसमें कह सकते हैं हर सिचुएशन में, यानी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, हमें उसमें कूल रहना है। मतलब कि बहुत काम, बहुत माइंडफुली, बहुत काम, यानी कि कीप एंड काम रखना है खुद को, बहुत पेशेंसली, बहुत शांति से। ठीक है, तो इसमें मैं यही समझाना चाह रही हूँ, जो कूल वर्ड है उससे कीप एंड काम वाला, CALM, काम। ठीक है, तो आप रह सकते हो, उन सिचुएशन में आप इजीली वर्क भी कर पाओगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल पाओगे, समस्या समाधान करने की क्षमता आप में नज़र आएगी। अगला है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मैंने अभी पढ़ा था, आपको समझाया था, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि होती है अपनी भावनाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना। सबसे पहले खुद को समझना, अपने थॉट्स, अपने उद्देश्य यानी अपने टारगेट्स को समझना। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि दोनों मॉडल का उद्देश्य समझाना था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि टीम वर्क और नेतृत्व के लिए भी आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी है? वो सिर्फ एक पर्सनली इंसान के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, वो एक टीम वर्क के लिए और एज वेल एज एक नेतृत्व यानी लीडरशिप के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा। इफ़ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन अ टीम, एज अ टीम आप प्रेजेंट कर रहे हो कुछ भी, तो आपको उस टीम के पर्सपेक्टिव से, उस पर्सपेक्टिव से आपको देखना समझना पड़ेगा कि उन टीम मेंबर्स की भी बात ठीक है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा वहाँ पर उस टीम में, कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं, जो टीम वर्क है हमारा वो इफ़ेक्टिव हुआ है नहीं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें ऐड है या नहीं है, हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और वो जो हमारी प्रेजेंटेशन है ओवरऑल काफ़ी इफ़ेक्टिव और ऐसी हो जिसको लोग बैठ कर के एटलीस्ट सुने, एक बार उसको सुने और समझें और अप्रिशिएट करें। ओके, यह कौशल कार्यस्थल, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक संबंधों में अधिक सकारात्मक परिणाम लाने में मदद करता है। यानी जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, मैंने आपको अभी दोबारा बताया, फिर से कह रही हूँ कि इंडिविजुअल ही नहीं, वो आपको सोशली, आपको प्रोफेशनली और पर्सनली हर तरीके से डेवलप करता है और पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर होगा। इफ़ आपको उस क्वेश्चन 1 में अभी भी कोई डाउट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या था, उसकी परिभाषा क्या थी, उसके मॉडल क्या थे, आपको कोई मॉडल ना समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। इसे दैनिक जीवन में बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को समझाइए। कि हमें अपनी प्लानिंग्स बतानी है, अपनी डेली लाइफ की ऐसी प्लानिंग बतानी है जिसमें हम
इसको बढ़ा सकते हैं, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या प्लानिंग्स रहेंगी कि हमें सबसे पहले डिफाइन करना है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो कि हमारी होती है ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल्स जो सिर्फ ना अपनी और दूसरों की भावना को भी पहचानती है, समझती है और उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करके चलती है और सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ये स्किल्स, ये क्षमता न केवल हमारी स्वयं की भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी संबंध बनाने में उपयोगी होती है। इस सभी का मतलब यही था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति की नहीं, सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी फीलिंग्स, उनकी भावना, उनके थॉट्स को पहचानती, समझती है, उनको मैनेज करके चलती है और पॉजिटिव रूप से इफ़ेक्टिवली होती है, पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, दूसरों के थॉट्स को समझेंगे तभी हम दूसरों के लिए सहानुभूति यानी कि काइंडली बिहेव कर पाएंगे, उनकी चीज़ों को समझ पाएंगे, उनके थॉट्स को समझ पाएंगे और एक अच्छा लीडरशिप हम कर सकते हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहती है। तो इसे हम डेली लाइफ में लाने के लिए रणनीतियाँ, प्लानिंग्स क्या क्या बना सकते हैं, काफ़ी उपयोगी हो सकती है, इफ़ेक्टिव हो सकती है। पहली है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। आत्म जागरूकता कैसे हो सकती है? आत्म विचारों, भावनाओं को समझने के लिए आत्मचिंतन करना, यानी कि आप मेडिटेट कर सकते हो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को समझने के लिए, अपनी भावनाओं को समझने के लिए आप आत्मचिंतन कर सकते हो। आप 5 मिनट बैठ करके अपने माइंड को रिलैक्स करके बिल्कुल सेंटर में रख के, दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल इन अ सेंटर पोजीशन में रख के आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, 5 मिनट क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो कि हमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इसके लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें है दिन में समय निकालकर अपनी भावनात्मक स्थिति पर विचार करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल सिचुएशन है, जो आपकी थॉटफुल सिचुएशन है, आपके ऐसे सिचुएशन जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, उन कंडीशन में आप एटलीस्ट दिन में ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट टाइम निकाल करके उस पर थिंकिंग करें, उसको सोचें, समझें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। एक जर्नल और अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को लिखें। जर्नल मैंने हिंदी की क्लास में समझाया था, इफ़ आप लोगों के पास नहीं है तो जर्नल मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। होता है ऑनलाइन डायरी से हम कह सकते हैं। जर्नल का बेसिकली मीनिंग होता है जैसे आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं लिख रहे हैं, उसको हम जर्नल कहेंगे। जहाँ हम लिखते हैं जिस डायरी में, ऑनलाइन डायरी, जैसे आप नोट पैड या कहीं भी अपना ट्वीट, अपना पेज, अपना पोस्ट कहीं भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं उन अपने थॉट्स को, उसे हम जर्नल कह सकते हैं। तो अपने अनुभव और प्रतिक्रियाओं को, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपना लिखना, वही जर्नल कहलाता है। कि हम सेल्फ अवेयरनेस, खुद का आत्मचिंतन करके और अपनी भावनाओं पर आत्मविचार करके और जनरल प्रतिक्रिया, अपने अनुभवों को लिख करके हम सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, आत्म जागरूकता में सुधार ला सकते हैं। आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन पर ध्यान दें। वो कैसे दे सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेट करना, खुद को रेगुलेट करना, यानी कि डेली बेसिस में खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्लीमेंट लाना, सुधार भी ला सकते हैं हम। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हम खुद में जो सुधार ला सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि हम में कहाँ कमी है, कहाँ और चीज़ें बेटर हो सकती हैं और क्या चीज़ों में हम अच्छा कर रहे हैं। खुद को अप्रिशिएट भी करना है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, पहला है तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहना। मैंने बताया था कि आप इफ़ यू आर टेंस्ड और यू आर इन ट्रबल, तो आप जब टेंस्ड हो, तनावपूर्ण स्थिति हो, शांत दिमाग ना हो आपका, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आपको उस चीज़ का कुछ आंसर नहीं करना है। आप अगर गुस्से में हो, तनाव में हो, स्ट्रेसफुल हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी जवाब नहीं देना है। इफ़ आप सामने वाले से आपको लगता है गुस्से में बहस हो जाएगी या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो आपको उस चीज़ में बस सबसे पहले शांत रहना है। सबसे ईजी आपको शांत रहना है, गहरी सांस लेनी है, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, गहरी गहरी सांसें लें, पानी पी सकते हैं, आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ रेगुलेशन होगा। ठीक है, आवेगी निर्णय लेने से बचें, यानी कि आप गुस्से में किसी भी
डिसीजन लेने से बचें। कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आप सोचें कि अरे मैंने गुस्से में क्या कह दिया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो लाइफ में कभी हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, और रिग्रेट तब नहीं होगा जब हम गुस्से में कोई बात नहीं कहेंगे। ना ज़्यादा खुशी में ना ज़्यादा गुस्से में हमें कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंसान को हमेशा स्टेबल सिचुएशन में ही डिसीजन लेने चाहिए। तो किसी भी प्रतिक्रिया से पहले सोचें, किसी भी एक्शन रिएक्शन से पहले आप सोचें कि वो चीज़ें आपके लिए रिग्रेट ना बने और उसका इन फ्यूचर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ पे। ठीक है। सहानुभूति विकसित करें कि आप सहानुभूति यानी कि आप काइंड पर्सन बने, आप दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग बने, काइंड भी बने। कि किसी की फीलिंग्स को अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसकी सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन, आप उसको अपनी जगह रख के सोच रहे हैं तो आप काइंडली बने और उसकी बातों को सुने और समझें। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक बाधा दिए बिना सुने, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना बाधा डाले आप उसकी बातों को पहले सुने और दूसरों का खुद को दूसरे के स्थान पर रखने की कोशिश करें। मैंने बताया ना कि आप उसकी सिचुएशन को कैसे बेहतर समझ सकते हैं, उसकी सिचुएशन पर रखें। कि आप सोचें कि इफ़ आपके साथ ऐसा होता, ये सिचुएशन अगर आपके साथ होती तो आप क्या डील करते, उसको कैसे डील करते, उस वे में आप आंसर कर सकते हैं। उनकी भावना और दृष्टिकोण को समझने का, उनके जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है, हमें उनका सोचने का प्रयास देना चाहिए। अगला है सकारात्मक सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल जब हम खुद पे काम करेंगे, दूसरों की भी, व्यक्तियों की बातें समझेंगे और उस पर विचार करेंगे, सहानुभूत बनेंगे, हम बहुत काइंड हार्टेड पर्सन बनेंगे तो हम सोशल स्किल्स इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी। वो कैसे? सोशल स्किल्स क्या होती हैं? सोशल स्किल्स होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर काम करना। पहली है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब आप दूसरे की बात सुनेंगे, अपनी बात कह पाएंगे और अपनी, वो दूसरे की बात सुनने के साथ साथ वो भी अपनी बात कह पा रहा है। और जब आपस में ये बातचीत इस तरह से होती है जिसमें कोई बाधा ना पड़े, कोई रेस्ट्रिक्शन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तभी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाता है। यानी प्रभावी संवाद कौशल। टीम वर्क और सहयोग को भी बढ़ावा दें कि जब आप इफेक्टिव टीम वर्क करेंगे तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अभिव्यक्ति को सुधारें कि अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हाव भाव, एक्सप्रेशन को, इन सब चीज़ों को आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। तभी आपकी सोशल स्किल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगी। अगला है प्रेरणा यानी मोटिवेशन बनाए रखना। मोटिवेशन दो तरह की होती हैं। पहले सेल्फ मोटिवेट, आफ्टर दैट कोई अनदर पर्सन से हम मोटिवेट होते हैं, किसी को हम अपना आइडल मानते हैं तब। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दीर्घकालिक लक्ष्य यानी कि आपका एक टारगेट है, मेन टारगेट, मेन एम, गोल जो आपका होगा। जैसे आप अभी 11th 12th यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर किसी भी क्लास में आप हो सकते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट आप सोचो आपको एक टारगेट है, एक गोल है जो क्लियर करना है आपको। यूपीएससी क्लियर करनी है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, जो आपका मेन टारगेट है। ठीक है, आप उस पर फोकस करोगे तो आप उस पर फोकस करोगे कब? जब आप स्टूडेंट हो तो साथ ही साथ आप अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हो और उन चीज़ों को भी टाइम दे रहे हो, और साथ ही साथ आप छोटी छोटी उपलब्धियों का यानी कि छोटे छोटे उपलब्धि, अचीवमेंट का भी सेलिब्रेट कर रहे हो। जब आपने अभी तो यूपीएससी क्लियर नहीं हुई है, वो आपका मेन टारगेट है, बट उससे भी पहले आप तैयारी कर रहे हो ना। बीच बीच में आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपने कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट करा, या छोटा मोटा कोई टेस्ट दे दिया, ओरल टेस्ट हो सकता है वो, या रिटन टेस्ट हो सकता है, और आपको लगा कि हाँ मैंने बिना देखे या अच्छा टेस्ट दिया, आपने बहुत अच्छा करा। तो वो जो छोटी छोटी सेलिब्रेशन होता है ना, अचीवमेंट होती हैं, उन चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आप खुद को सेल्फ मोटिवेट, खुद को शाबाशी दे सकते हो, जिससे कि आपको खुशी होगी और आप उसमें और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे कि हाँ मैंने अच्छा करा, बट ये सोचो कि आप और अच्छा कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। सकारात्मक आत्मचर्चा, मैंने कहा जब आप खुद से कहोगे, खुद से शाबाशी दोगे कि अच्छा किया और अच्छा कर सकते हो, यही होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सकारात्मक आत्मचर्चा, जो बातें आप खुद से करते हो, पॉजिटिव बातें, कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाना हो या इम्प्रूवमेंट ला चुके हो या कुछ अच्छा आपने अचीव करा है, वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो आपकी तारीफ़, आपकी शाबाशियाँ होती हैं जो आप खुद से कर रहे हो, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से ज़रूर करें, जो कि आपकी मोटिवेशन और प्रेरणा बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। पॉइंट नंबर 6 पूछ रहा है हमारा तनाव मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको समझाया है, जब आपको स्ट्रेस हो तो सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का
कोई रिएक्शन नहीं देना, आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उस चीज़ का आपको जवाब नहीं देना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप स्ट्रेस में हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको जवाब नहीं देना है। आप अगर स्ट्रेस में हो, ध्यान और योग कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, गहरी सांस लेकर के थोड़ा दिमाग को अपने शांत कर सकते हो और अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हो, यानी कि अपना जो टाइम है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है स्ट्रेस में हो, आप कुछ एक्टिविटीज़ भी तो कर सकते हो ऐसा जिससे कि आपके माइंड पर उस स्ट्रेस का असर ना हो और आप उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर पाओ और उस चीज़ से ध्यान भटका पाओ। ठीक है, कि जब आवश्यक हो अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ब्रेक लें। कि आपको लगता है ज़्यादा पढ़ाई हो गई है या ज़्यादा आपके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको वॉकिंग पसंद है, आपको लिसनिंग म्यूज़िक, राइटिंग, कुछ भी आपको पसंद है वो काम आप 5 से 7 मिनट थोड़ी देर के ब्रेक के लिए कर सकते हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई में भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और आप अपने माइंड को भी रिलैक्स करो। ये होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने माइंड को और अपने स्ट्रेस को, अपनी जो टेंशन है वो सब चीज़ें आप साथ में लेकर चलो और उनको भी टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज करो। ठीक है, निष्कर्ष में हम देखेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह न केवल भावनाओं को प्रबंधन को आसान बनाता है, बल्कि दूसरों के साथ मजबूत और सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक, वो सब हमें यही समझाता है कि जो हमारा डेली लाइफ में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उसे हमारे पर्सनल, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर दोनों ही कार्यस्थल में, यानी दोनों क्षेत्रों में, दोनों ही सेक्टर में हमारे सक्सेसफुल होने में इम्प्रूव हमें करता है और दूसरों के साथ मजबूत, स्ट्रॉन्ग और एक इफ़ेक्टिव बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर चर्चा कीजिए। सहयोग यानी साथ देना और टीम वर्क, एक आप टीम वर्क करते हो तो उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम बताएंगे। सबसे पहले आप सहयोग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व लिखने से पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय देंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके विभिन्न पहलू। टीम वर्क और सहयोग में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलू। पहला है सहानुभूति। सहानुभूति मैंने बताया है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण, उनके पर्सपेक्टिव को पहचानना, ये आप में क्षमता, ऐसी स्किल आप में होनी चाहिए, ऐसी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी फीलिंग्स को, सामने वाले की फीलिंग्स को, उसकी बातों को, उसकी थॉट्स, उसके विचारों को समझ पाओ, उसके पर्सपेक्टिव, उसके नज़रिए को देख और समझ पाओ। ठीक है, सहानुभूति टीम के अंदर आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देती है। अगर आप एज अ टीम वर्कर और एज अ लीडर, टीम में भी आप अगर लीडर हो, ठीक है, तो आप अगर इतने अंडरस्टैंडिंग हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, इमोशनली अवेलेबल हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप सबको सहानुभूति दे रहे हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, अपनी भी बात रख पा रहे हो, तो जो टीम के अदर मेंबर होंगे उनका आप में विश्वास बढ़ेगा और जो समझ है, आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी। जो आपसी विश्वास है टीम का वो तो बढ़ेगा ही, जो आपकी पर्सनल नॉलेज है वो भी साथ के साथ बढ़ेगी। आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ ही साथ आप कुछ सिखा भी सकते हो। यह किसी प्रकार के मतभेद को सुलझाने और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। यानी कि जो भी कोई सिचुएशन आ जाती है टीम में, हो सकता है ना मतभेद यानी कि प्रॉब्लम्स आ जाए, ऐसी ऐसी बात हो सकती है कि आप टीम में 5 मेंबर्स हो, 4 मेंबर हो, तो ऐसा हो जाता है कई बार कि उन 5 में से 4 में से सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने थॉट्स, अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। तो ऐसे में किसकी बात मानी जाए? इफ़ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट देन यू कैन रिजॉल्व द सिचुएशन, आप सिचुएशन को उसको ईजी हो पाओगे समझने और उसको इफ़ेक्टिवली तरीके से उसको डील कर पाओगे। ठीक है, अगला है प्रभावी संवाद यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती कैसे है वो हम देखते हैं। टीम वर्क में स्पष्ट और सकारात्मक संचार आवश्यक है। जो हमारा टीम वर्क होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। कम्युनिकेशन कभी एक पर्सन में नहीं होता, आप सभी जानते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है 2 या 2 लोगों से अधिक। जब हम टीम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि जो बात वो व्यक्ति कह रहा है उसकी बात सब तक डिलीवर हो रही है या नहीं, वो अपनी बात को सब तक पहुँचा पा रहा है। और सकारात्मक, जो
पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रभावी संवाद में, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति अपनी बात को आक्रामक हुए बिना प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यानी उन्हें बहुत, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट जैसे व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर ये गुण, ये स्किल्स पाई जाती हैं, जो इतने सोचने समझने में सक्षम होते हैं और जो डिसीजन को अच्छे से ले सकते हैं, दूसरे के थॉट्स को समझ सकते हैं, वो व्यक्ति अपनी बात को बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बिना किसी रुकावट के रख भी सकते हैं और दूसरों की बातें इजीली समझ सकते हैं, जिससे कि गलतफहमियां कम होती हैं और टीम का जो टारगेट होता है वो स्पष्ट और इफेक्टिव होता है। संघर्ष समाधान में हम देखेंगे, संघर्ष यानी कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है टीम में, तो उसमें संघर्ष करते हैं, जो टीम मेंबर्स हैं आपस में उससे जूझ रहे होते हैं, उससे फेस कर रहे होते हैं वो जो चीज़ें हैं, उसका सॉल्यूशन करना। कि टीम में अक्सर तनाव मतभेद होते हैं कि 4-5 जो टीम मेंबर हैं सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाए, ऐसे सिचुएशन भी हो जाती है, तो मतभेद लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहना और समझदारी से हल करने में सक्षम बनाती है। अगर 5 में से एक व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति सबकी बातों को समझ रहा है, अपनी बात भी रख पा रहा है, तो वो जो तनावपूर्ण, जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन होगी उसको शांत कर पाएगा और समझदारी से बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उस सिचुएशन को, समस्या को सॉल्व कर देगा। यह सहयोग को बाधित करने वाले मुद्दे को सुलझाने में मदद करती है। इफ़ आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो आपको ऐसे जो पर्सन होंगे उस चीज़ को, उन मुद्दों को, उन क्वेश्चंस को, उन डाउट को, उसको सुलझाने में बहुत हेल्पफुल रह सकती है। विश्वास और सहयोग, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा करते हैं और दूसरों की भावनाओं को सम्मान करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यह टीम के भीतर विश्वास पैदा करते हैं और मजबूत सहयोगात्मक वातावरण का प्रोत्साहित करते हैं, यानी उसको प्रमोट करते हैं कि एक मजबूत सहयोगात्मक वातावरण बनाना। सहयोगात्मक कैसे, कि हमें यूनाइटी में चलना है, हमें सबको समझना है। इफ़ एक ही इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा 5 टीम मेंबर्स के बीच में, या 2 या 3 व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट होंगे, तो वो अपनी बात रख पाएंगे और दूसरों की बातों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें अच्छे से विश्वास और सहयोग बनेगा। 5th पॉइंट कहता है हमारा प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, जो हमने अभी पढ़ा था कि ऐसे व्यक्ति अपने और अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करने में, मोटिवेट करने में एबल होते हैं, बहुत इजीली मोटिवेट कर पाते हैं और यह टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्साह और ऊर्जा बनाते हैं। जब अनदर पर्सन एक्साइटेड जब नहीं होगा, पहले तो नर्वस होगा, तो जो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति है वो अपनी बात इफेक्टिवली रख पाएगा, उसको मोटिवेट करेगा और उसको एनर्जेटिक बनाएगा, उसको बहुत इफेक्टिवली अपनी बात ऐसे रखेगा कि दूसरे वाले को भी डर नहीं रहेगा। ऐसे अगर सिचुएशन आती है वो कहेगा कि कोई बात नहीं, हम टीम में हैं, मतलब तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स ओके, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। वो उसको भी मोटिवेट करेगा और पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखेगा। पॉइंट 6 है अंतर सांस्कृतिक टीम वर्क, यानी क्रॉस कल्चर। तो क्रॉस कल्चर कैसे हो सकता है टीम वर्क में, या अलग अलग संस्कृति के अलग अलग थॉट्स और पर्सपेक्टिव वाले लोग हो सकते हैं, जो अपने कल्चर और उन चीज़ों का सामना, अलग अलग बैकग्राउंड से जो होते हैं, तो उनकी भी अपने अपने अलग थॉट्स रहेंगे। तो उसमें ऐसे सिचुएशन में बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत सिचुएशन फुल हो जाती है, सिचुएशन जो है बहुत काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, हम उसको नहीं समझ पाते या उसका डिसीजन नहीं ले पाते। तो यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग पर्सपेक्टिव को स्वीकार करने और साथ लेकर चलने की क्षमता प्रदान करता है, कि फिर वो व्यक्ति, वो जो पर्सन है, उन चीज़ों को समझता है और इजीली अपने साथ उन चीज़ों को लेकर चलने की क्षमता प्रदान करता है। उसमें वो इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे टीम मेंबर्स को एक साथ लेकर के चलता है, चाहे वो क्रॉस कल्चर वाले क्यों ना हो, अंतर सांस्कृतिक क्यों ना हो। अगर सबकी बातें, सबके थॉट्स, पर्सपेक्टिव अलग भी होंगे, तब भी वो उन चीज़ों को समझेगा और बहुत बेटर करने की कोशिश रखेगा। इसीलिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, अपने डेली लाइफ में यूज़फुल लाने की ज़रूरत है। टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ, क्या क्या लाभ होगा कि टीम वर्क में अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता रही, इमोशनल इंटेलिजेंस रहा टीम वर्क में, तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स और
एडवांटेजेस रह सकते हैं कि टीम वर्क की उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप अच्छा करोगे, आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आप मेंटली कनेक्टेड हो, आप चीज़ें सोच पा रहे हो, अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है, आपका अच्छा रिजल्ट आता है। और अच्छे संबंध, गुड बॉन्ड होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, सामंजस्य वातावरण बनता है। टीम के सभी सदस्यों का योगदान प्रभावी होता है। बहुत इफ़ेक्टिव योगदान कहेंगे हम कि उसमें होता है टीम के सभी मेंबर्स का, और प्रबंधन के लिए निर्णय लेना और नेतृत्व करना आसान हो जाता है। डिसीजन लेना, देन लीडरशिप करना भी बहुत इजी हो जाता है। निष्कर्ष की ओर हम चलते हैं। निष्कर्ष देखेंगे, सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व इस बात में निहित है कि टीम के सदस्यों को एक दूसरे की भावनाएं, ज़रूरत को समझना, उनका सम्मान करने में मदद करती है। ये भावनात्मक रूप से एक बुद्धिमान टीम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करती है, बल्कि एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य संस्कृति भी स्थापित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धिमत्ता के ऊपर। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन 4 में सामाजिक जागरूकता के विकास में सहानुभूति और करुणा की भूमिका। दो रोल मॉडल ऑफ सहानुभूति यानी कि काइंडनेस और करुणा, दया भाव, उनके जो रोल मॉडल है कि समाज जागरूकता के विकास में, कि जो सामाजिक जागरूकता है उसमें ये क्या भूमिका निभाती है, इनका क्या रोल है, वो हम पढ़ेंगे। कि सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस का तात्पर्य दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं, परिस्थितियों को समझना, उनके प्रति संवेदनशील रहने की क्षमता से है। इसे विकसित करने में सहानुभूति और करुणा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक दूसरे से गहरे और सार्थक संबंध बनाने में मदद करते हैं और सकारात्मक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में निर्माण करते हैं। हम इसकी भूमिका देखेंगे। परिचय हमने पढ़ा, परिचय के बाद हम देखते हैं भूमिका। इसकी भूमिका क्या है? पहली भूमिका है दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, सामाजिक जागरूकता है, उसमें जो सहानुभूति और करुणा है, तो सहानुभूति की भूमिका रहती है, एम्पैथी की जो हमारी भूमिका रहती है, उसका रोल मॉडल रहता है कि दूसरे के थॉट्स को समझना, यह दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने, उनकी भावनाओं को गहराई से महसूस करने में मदद करता है। और सहानुभूति समाज में आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देती है। अगला है संबंधों को मजबूत बनाना, कि उससे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। सहानुभूति यदि रहता है किसी व्यक्ति में, बहुत सहानुभूति दिखाता है, दूसरों के प्रति एम्पैथी दिखाता है, एम्पैथी शो करता है, देन उसके बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं। उनकी भावनाओं को समझा और स्वीकारा जा सकता है, जिससे यह जुड़ाव और सहयोग को बढ़ाता है। टीम वर्क और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है। एज अ लीडरशिप, एज अ टीम वर्क बहुत ही इफेक्टिव होता है। पॉइंट 3 है संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है, कि जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, उनको भी सुलझाता है बहुत शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से, कि किसी की बात काटी ना जाए, किसी की बातों को दबाया ना जाए, हर एक की बात को सामने रखा जाए और शांतिपूर्ण से डिसीजन लेने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। करुणा की भूमिका, पहले हमने पढ़ा सहानुभूति की, अब पढ़ेंगे हम करुणा की भूमिका। करुणा भाव रखना, इसकी क्या भूमिका होगी कि दूसरों के लिए मदद के लिए प्रेरित होता है, ठीक है, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित होता है। जो नीडी पीपल्स होते हैं उनकी सहायता करता है कौन? काइंडनेस पीपल, जो करुणा भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। कि जो व्यक्ति बिना किसी रिजल्ट के या बिना किसी इच्छा के यदि किसी की मदद करता है, इफ़ समवन, देन अगर हम ओल्ड एज किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी को पब्लिक में सीट दे देते हैं या रोड क्रॉस करा देते हैं ओल्ड एज व्यक्ति को, तो क्या हम उसके बदले में कुछ डिमांड्स करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले? नहीं ना। तो वो सकारात्मक बदलाव लाता है समाज में, इस तरह से कि हमें देख कर के दूसरे लोग भी प्रेरित हों और उसमें बेहतर कर सकें। अगला है हमारा सहानुभूति को एक कदम आगे ले जाती है।
जहाँ सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने तक सीमित रहती है, पर करुणा क्या करती है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने में प्रेरित रहती है। सहानुभूति दिखाना किसी के लिए, तो यही हुआ कि हम दूसरों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं या उसको पुश कर सकते हैं कि यू कैन डू इट वेल, यू कैन डू इट, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं। बट करुणा भाव जो होता है वो दूसरों की मदद भी करता है, वो मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। वो मतलब उसकी जगह जितना हो सके, जितना उसकी मदद कर सके, वो अपनी तरफ से करुणा भाव रखने वाला व्यक्ति करता है। यह सेवा, सहायता और परोपकार जैसे गुणों को प्रोत्साहित करती है। ऐसे गुणों को, ऐसे जो पॉइंट्स हैं, इफेक्टिव जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको प्रोत्साहित, उन्हें प्रमोट करती है, जैसे सेवा और सहायता, परोपकार। ठीक है, मैंने बताया ना कि हम सोशल किसी जगह पर हों और वहाँ पर हम किसी की व्यक्ति की, ओल्ड एज व्यक्ति की मदद करते हैं, उन्हें रोड पार कराते हैं, सड़क पार कराना, रोड क्रॉस करा के, और देन अगर हम किसी को सीट दे देते हैं कि आप हमारी सीट पे बैठ सकते हैं, ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं, तो वो सेवा और सहायता दर्शाता है, इसमें हमारी इसमें हेल्प दर्शाता है। क्या चीज़? करुणा। ठीक है, करुणा सहानुभूति से एक कदम और आगे ले जाती है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। इससे हमारा मतलब है कि भाईचारे और हमारे बीच समानता की भावना पैदा होती है। अगला है इन दोनों का योगदान। क्या पढ़ा था हमने? सहानुभूति और करुणा। जो सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस है, उसमें सहानुभूति और करुणा का योगदान किस प्रकार है? उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंतर सांस्कृतिक समझ, यानी कि हम विभिन्न संस्कृति को समझेंगे, उनके जो बैकग्राउंड्स, उनके जो थॉट्स, उनकी वैल्यूज़, हम उन्हें समझेंगे और करुणा मई भावना दिखाएंगे, एक काइंडली बिहेव करेंगे, उनकी सिचुएशन को उनको समझेंगे। एक मतलब ऐसा दया भाव नहीं दिखाना, इतना भी वो नहीं कि अरे तुम नहीं कुछ कर सकते, या मतलब कुछ ऐसा घृणा भाव नहीं दिखाना। करुणा और घृणा भाव में फ़र्क है कि हम उनके लिए करुणा भाव दिखा रहे हैं इस वे में, थोड़ा पॉजिटिव वे में, कि हम उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उनको मोटिवेट भी करते हुए चलना। ठीक है, भेदभाव कम करना, कि जब हम किसी के लिए करुणामयी भावना दिखाते हैं, काइंडनेस, अपना कंपैशन दिखाते हैं, कंपैशन शो करते हैं, तो इससे समाज में भेदभाव कम होता है और जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत इफ़ेक्टिवफुल रहता है। समाज में सामंजस्य यानी कि भेदभाव कम करना और कठिनाइयों को समझना, उनकी मदद करना, शांति स्थापित करना। निष्कर्ष: सहानुभूति और करुणा सामाजिक जागरूकता के विकास के लिए आधारभूत स्तंभ है। न केवल व्यक्तिगत संबंध को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को अधिक समावेशी, सहिष्णु और सहयोगपूर्ण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हमारा, व्यक्तिगत क्षमता यानी पर्सनल कॉम्पिटेंस का वर्णन करें। अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना व्यक्तिगत क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत क्षमता यानी कि किसी भी पर्सन में, किसी भी एक व्यक्ति में जो क्वालिटी, जो एबिलिटी, जो गुण, जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो क्षमता होती है, हमें उसके बारे में वर्णन करना है और अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना है कि व्यक्तिगत क्षमता व्यक्ति की ताकत और विकास को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर की ओर। व्यक्तिगत क्षमता, इससे हमारा अभिप्राय है कि भावनाओं, व्यवहार और व्यक्तिगत कार्य को समझना और प्रबंधन करने से क्षमता से है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है, एक कंपोनेंट है किसका? भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो इसमें आत्म जागरूकता और आत्म नियमन पर आधारित है। कैसे? हम देखेंगे कि व्यक्तिगत क्षमता का उपयोग वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने में मदद करता है। जो किसी व्यक्ति की पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, उसके पर्सनल थॉट्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखने में हेल्पफुल रहता है। कैसे? कि यदि हम किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, ऐसे माहौल में हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में यदि हम हैं कि वहाँ हम हंस नहीं सकते, या मतलब कोई थोड़ी इमोशनल, थोड़ी सैड सिचुएशन होती है, तो वहाँ हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और वहाँ क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए। तो ऐसी जगह में हमें हमारे भावनाएं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करने में व्यक्तिगत क्षमता का उपयोग होता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। कि हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, हम जिस सिचुएशन में हैं हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए और वैसे ही वेल बिहेव करना चाहिए। आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में सहायक होता है।
कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और समझदारी से, कि जब हम अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को समझेंगे तो अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से तो काम करेंगे, इसलिए स्थिरता और समझदारी से निर्णय लेने की योग्यता देता है। व्यक्तिगत क्षमता के घटक, 3 घटक है: आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आत्म प्रेरणा। पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद को अवेयर करना, खुद को जागरूक करना, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि अपनी चीज़ों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना और सकारात्मक रूप से व्यक्त करना, पॉजिटिव वे में रखना। इफ़ आप अपने इमोशंस वहाँ कह रहे हो तो होना ऐसा चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो और अपनी आप बात रख सको। देन सेल्फ मोटिवेशन, के सेल्फ मोटिवेट करना व्यक्तिगत, पर्सनली और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानने का महत्व, कि जो हमारी स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो हमारी क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ, हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ है, और जो विकास के क्षेत्र, विकास का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ डेवलपमेंट के जहाँ हम और बेटर कर सकते हैं, वहाँ व्यक्तिगत क्षमता हमें बताती है कि इसका एक महत्वपूर्ण तरीका है। पहला है हमारा ताकत को पहचानना और उनका उपयोग करना। हमें सेल्फ रेगुलेशन और आत्म सेल्फ अवेयरनेस हमें ये चीज़ें सिखाता है कि हम सबसे पहले खुद को पहचानें। जब खुद को पहचानेंगे तो हम अपनी ताकत, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, हम सब चीज़ें पहचानेंगे। इफ़ हम उन्हें पहचानते हैं देन उनका उपयोग करना इन अ पॉजिटिव वे, कि अपनी ताकतों को पहचानने से व्यक्ति आत्मविश्वास महसूस करता है। इफ़ देयर आर अ पावरफुल पर्सन देन he can know about itself how powerful he can, okay। कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है, पावरफुल है, वो मतलब फिजिकली हेल्थ वाइज बहुत पावरफुल है, तो वो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, पहचानता है, तो वो बहुत ही प्राउडली फील करेगा और बहुत मतलब आत्मविश्वास, हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली फील करेगा, ठीक है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है तो अधिक प्रभावी और उत्पादक बनता है, कि अपनी जो क्षमताएं हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ हमारी स्ट्रेंथ का यूज़ हो सकता है, हमारी स्किल्स, हमारी स्ट्रेंथ का, तो हम उसका यूज़ करके बहुत इफ़ेक्टिवली रिजल्ट ला सकते हैं, इफ़ेक्टिव वे में अपनी बात कह सकते हैं। उदाहरण हुआ कि किसी व्यक्ति की ताकत है प्रभावी संचार यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि कोई व्यक्ति अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकता है, समझा सकता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है, तो वह टीम वर्क और नेतृत्व में यानी लीडरशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कमज़ोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। ये कमज़ोरियाँ, जब हमने अपनी स्ट्रेंथ देखी, अपनी ताकत देखी, तो हमें अपने वीक पॉइंट, अपने स्ट्रेंथ के अलावा अपने वीक पॉइंट पे भी वर्क करना पड़ेगा, अपनी कमज़ोरियों को भी पहचानना होगा और उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कि अपनी कमज़ोरियों को समझना और व्यक्ति को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, यानी आत्मनिर्माण की, कि हम क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें कमियां हैं, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना। कमज़ोरियों पर काम करने के लिए व्यक्ति नई क्षमता और नई कौशल, न्यू स्किल्स डेवलप होती है, जो हम अपने वीकनेस पे काम करते हैं, और नई क्षमता यानी कि हमें नई एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ हमें बढ़ती चली जाती हैं। उदाहरण के लिए कि यदि कोई व्यक्ति तनाव में काम करने में कठिनाई महसूस कर रहा है और उसे तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट बता दिया जाए कि स्ट्रेस मैनेज के टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है, उसे मैनेज करना है, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से सोचें, तुरंत उसका उत्तर ना दें, तुरंत आंसर ना करें, प्रतिक्रिया ना दें, और उसको सोचें, गहरी सांस लें और अपने आत्मचिंतन करें, तो वो व्यक्ति तनाव कम करने में कठिनाई जो महसूस करता था वो काफ़ी इफ़ेक्टफुल होगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक का उपयोग करना, कि दूसरों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं ताकत और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होती हैं। जब हम टीम वर्क देखते हैं या जब हम क्लासरूम में होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम में, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों में से किसी एक का आंसर यानी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स होता है अच्छा, तो हम उससे भी सीखते हैं कि वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स। इसी तरीके से हमें दूसरों की प्रतिक्रियाओं से सीखने में मदद मिलती है, हम उससे सीखते हैं और अपने विकास के क्षेत्र यानी अपना इम्प्रोवाइजिंग एरिया, अपने जो इम्प्रूवमेंट है उसमें हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्तिगत विकास का आधार बनती हैं। क्यों? क्योंकि
पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का फीडबैक यानी प्रतिक्रिया मिलती है, जब क्लासेस के थ्रू आप लोगों को, बच्चों को, सबको पढ़ाते हैं, तो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है कि मैम यू आर टीच वेरी वेल, मैम यू आर वेरी ग्रेट, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। और थोड़ा नेगेटिव भी मिलता है कि मैम आपको इस चीज़ में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, या तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या आप इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर अच्छे से ब्रीफली समझा सकते थे। तो वो एक नेगेटिव कमेंट हम कह सकते हैं, नेगेटिव प्रतिक्रिया कह सकते हैं, बट इससे हमें हमारा इम्प्रोवाइजिंग एरिया पता चलता है कि हमें और इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है और क्या क्या इफ़ेक्टिव वे में हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों होते हैं जिससे विकास का आधार बनती हैं, जिससे एक दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रतिक्रिया के माध्यम से, उस व्यक्ति के कमेंट्स के माध्यम से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करना। हमें टारगेट बना के चलना, अपनी ताकत और कमज़ोरियों को जानने के बाद अपना लक्ष्य ज़रूर बनाना कि हमें किस चीज़ पर काम करना है, हमें क्या हासिल करना है, हमारा टारगेट, हमारा एम और गोल क्या है, और अपनी ताकत और कमज़ोरियों को इसके बीच में ना आने देना, इसमें और इम्प्रूवमेंट लाना और अपने लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है। व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने के लाभ, कि यदि हम व्यक्तिगत एज ए इंडिविजुअल अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या लाभ है, हमारा क्या क्या अच्छा हो सकता है हमारे लिए। भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण, अगर हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे नियंत्रण, कंट्रोल रखेंगे तो हम हर एक परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत और संतुलित बने रहेंगे। हम किसी भी बात पे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं दिखाएंगे और मतलब अग्रेसिव नहीं होंगे, बहुत जल्दी पॉजिटिव शो नहीं होंगे। हम उन चीज़ों को बहुत कीप एंड कामली हैंडल करेंगे और बहुत इफ़ेक्टिव वे में उन चीज़ों को डील करेंगे। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, तो उससे जब हमारी सोच, हमारी शांति, जो हमारा गुस्सा होगा वो काबू में होगा, हमारी जो इमोशंस काबू में होंगे, तो हम स्पष्ट सोच पाएंगे, एकदम क्लियरली विजिबल थिंकिंग होगी हमारी, अच्छे से सोच पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी और आत्मविश्लेषण के माध्यम से। संबंधों में सुधार, जो बॉन्ड है, जो हमारा एक कलीग से हो गया या हमारा किसी टीचर से, क्लास फेलो, क्लासमेट्स, किसी से भी जो हमारा बॉन्ड है वो और बेटर हो पाएगा। ठीक है। संवाद करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारा कम्युनिकेशन भी और बेटर होता जाएगा। सफलता और आत्मसंतुष्टि, जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे और धीरे धीरे आप सक्सेसफुल और सफलता की ओर जाओगे, आप कुछ चीज़ें अचीव करोगे। आत्मसंतुष्टि यानी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ अब मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, और सेल्फ मोटिवेट भी आप होते चले जाओगे अपनी ताकतों का और कमज़ोरियों को सुधारते हुए जीवन में। निष्कर्ष में हमारा यही है जो मैंने आपको पढ़ाया, आप इसको अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये नोट लिखने वाला क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होता है। मैंने 3 पॉइंट डाले हैं जिसमें से आपको 2 बताने हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मिश्रित मॉडल, आत्म प्रबंधन का महत्व, टीम वर्क और सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ही पढ़ा था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल, उसमें हमने 2 मॉडल पढ़े थे, एक गोलमैन द्वारा और एक बारऑन मॉडल। हाँ, सेकंड मॉडल था बारऑन मॉडल। तो मैंने उन दोनों मॉडल के बारे में आपको बताया, समझाया, डिटेल्स में उनका परिचय दिया और उसका प्रभाव भी बताया कि इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई विश ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप क्वेश्चन 1, 2 जब मैंने समझाए पूरे 5 क्वेश्चन, तो आप उसको वहाँ तक समझें तो 6 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट है, आपको शॉर्ट नोट इस पर आप खुद लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है। आत्म प्रबंधन का महत्व, आत्म प्रबंधन वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया था सेल्फ मैनेजमेंट करना। सेल्फ मैनेजमेंट में आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भावनात्मक स्थिरता लाना। भावनात्मक स्थिरता कैसे लाएंगे? हम अपने थॉट्स को सोचेंगे, तनावपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में बैलेंस बना के रखेंगे, सिचुएशन बैलेंस्ड रहेगी तो हम बेटर वर्क कर पाएंगे, बहुत अच्छे से और काम कर पाएंगे। प्रभावी निर्णय, भावनाओं को नियंत्रण करके तर्क संगत यानी कि थॉटफुली अपना आंसर देना और सही निर्णय लेना, डिसीजन पे भी हमारे इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम प्रभावी निर्णय लेते हैं। अपने जब इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम, एबल होते हैं।
आत्म अनुशासन यानी कि आवेगी प्रतिक्रियाओं को रोकना और दीर्घकालिक लक्ष्य, जो मैंने आपको समझाया था कि आप अपने गुस्से पे नियंत्रण रखोगे सबसे पहले और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुरंत उस पर एक्शन नहीं लोगे। और जो आपका लक्ष्य है दीर्घकालिक लक्ष्य यानी कि मेन टारगेट, मेन एम जो है आपका, आप उससे नहीं भटकोगे, आप ध्यान केंद्रित बिल्कुल फोकस अपने लक्ष्य पर रखोगे। फोर्थ है पेशेवर सफलता। पेशेवर सफलता यानी कि आप प्रोफेशनली भी आप देख पाओगे जब आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाओगे, जब अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव वे में रखोगे, जब पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आप अपने करियर में भी उसमें सक्सेसफुल देख पाओगे। सहयोग और टीम वर्क मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में बता दिया। एक मैं क्वेश्चन समझाया था टीम वर्क और सहयोग का क्या महत्व है, उसकी भूमिका क्या है, और एक मैं सब हेडिंग्स थी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, पढ़ना और समझना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कहता है, इस कथन को सही ठहराइए। हमें एक कंडीशन दी है, हमें एक स्टेटमेंट दी है, एक तरह से हमें इसको बताना है कि ये सही है या नहीं है, और सही ठहराना है कि वो सही किस प्रकार से है, किस तरह से है। हमारी भावनाओं का प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारे थॉट्स, हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी भावनाएं होती हैं, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट करना हमारी सफलता, हमारी सक्सेसफुल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे है, उस पर हम बात करेंगे, और विशेष रूप से किस पे, चिंता और क्रोध प्रबंधन पर जोर देते हुए कि यदि आप चिंता और क्रोध नहीं रखेंगे, आप आवेश में होकर के, आप अग्रेसिव पॉजिटिव होकर किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं लेंगे, तो आप बहुत बेटर वर्क कर पाएंगे और आपके लिए सफलता में बहुत सहायक होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि यह कथन सही है क्योंकि इसमें हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है और ये बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को विशेष रूप से चिंता और क्रोध उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, उन्हें मैनेजमेंट करते हैं, तो अपने कार्य, अपने वर्क प्लेस और अपने निर्णय, अपने डिसीजन में अधिक स्पष्टता, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, सही हम बना सकते हैं, दिमाग को शांत रख करके, तनावपूर्ण स्थिति को डील करके। चिंता का प्रबंधन यानी कि चिंता को कैसे प्रबंध कर सकते हैं, टेंशन को हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्रोध को हम कैसे मैनेजमेंट। मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 2 बार रिपीट कर दिया। इसको मैंने इन शॉर्ट में बस टॉपिक और इसकी हेडिंग क्लियर कर दी है। आप लोग इसे पढ़ें, समझें, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं तो आज शाम तक, आज रात तक आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन और क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले भी समझाया इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होता है। आप अपनी बात कह पाएँ, दूसरे की बात सुन पाए, दूसरा भी अपनी बात कह पाए और वो आपकी बात सुन पाए। दोनों व्यक्ति अपनी बात कह और सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अपनी बात को आप दूसरे व्यक्ति तक, एक टीम तक, एक ग्रुप तक, कहीं भी आप अपनी बात को डिलीवर कर पा रहे हैं, अपनी बात, अपने थॉट्स रख पा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें समझा पा रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रख पा रहे हैं, वही होता है एक प्रभावी संचार। आपको परिचय देते हुए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, उसके बाद प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो मैं चलो आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। कि भावनाओं की समझ और पहचान होना। भावनाओं की समझ हमें पहचान कब होगी, जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझेंगे, जानेंगे, उस पर वर्क करेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तभी कि पहला कदम है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना। सबसे पहले अपनी भावना को पहचानना, फिर दूसरों की भावना को पहचानना और उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना। प्रभावी संचार हमें भावनाओं को स्पष्ट, समझने योग्य तरीके से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे लोग हमारे विचारों, भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अपने थॉट्स रख सकता है और साथ ही हमारे थॉट्स, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ सकता है। दूसरे का दृष्टिकोण, जो अदर्स पर्सपेक्टिव होता है, उसे अंडरस्टैंड करने में हम एबल होते हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। हम अपना भी पर्सपेक्टिव रख पाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे, एज वेल एज हम दूसरों का भी पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। सकारात्मक संबंधों की स्थापना। सकारात्मक संबंध कब होंगे, जब हम
एक्टिव लिसनिंग करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ सकारात्मक संबंध कैसे बन रहे हैं, ऐसे ही ना कि मैं अपनी बात इफ़ेक्टिवली कह पा रही हूँ और यहाँ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन शो हो रहा है मुझे कि आप लोग भी एक्टिव लिसनर हो। कि एक्टिव एक गुड लिसनर होता है, गुड स्पीकर भी होता है। जब गुड स्पीकर कोई अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता, मैं अपनी बात अच्छे तरीके से कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, रख पा रही हूँ और आप उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो, सक्रिय एक्टिव हो, सक्रिय सुनने वाले हो, मतलब एक्टिव हो सुनने में, ठीक है। तब और प्रतिक्रिया देना भी उसमें शामिल होता है और आप उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हो कमेंट में, आप अपने डाउट, अपनी क्वायरीज और इम्प्रोवाइजिंग एरिया जो है मेरा, आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, तब हो पा रहा है। तो यहाँ सकारात्मक संबंध बन रहे हैं क्योंकि अच्छे संबंध सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं और इसी वजह से हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संवाद करना चाहिए। संकट और तनाव को संभलने में मदद देता है। कैसे? संकट और तनाव में कैसे संभलने में मदद देता है? जब हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ से जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जब हम अपनी बात रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो हो सकता है हमें काफ़ी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो जाए, हम नहीं समझ पा रहे हैं हमें क्या करना है। बट हम जब दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनते समझते हैं ना, तो हमें उससे चीज़ें विजिबल और क्लियर होना लगती हैं। धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हाँ, इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है, हम इसमें ये काम कर सकते हैं या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 4 कहता है हमारा प्रेरणा और नेतृत्व में सुधार। जो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और लीडरशिप में सुधार देता है प्रभावी कम्युनिकेशन यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, ठीक है। प्रभावी संचार कैसे इफेक्ट डालता है हमारे मोटिवेशन में, कि यदि हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाएं, थोड़े नर्वस हो जाएं, तो जो अदर टीम मेंबर हैं हमारे, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें प्रेरणादायक बनते हैं, प्रेरणादायक स्रोत बनते हैं। वो हमारे लिए हमें मोटिवेट करके कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो टीम वर्क हो रहा है एज अ टीम, तो हम संभाल लेंगे या हम इस चीज़ को डील कर लेंगे, कि हम साथ हैं या फिर तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो प्रेरणा भी देना साथ के साथ और नेतृत्व में सुधार लाना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में दिखता है कि वह अपनी टीम के साथ सहानुभूति और समझ दिखाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो दूसरे को सिंपैथी देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको पुशअप करते हैं कि आप कर सकते हो, उसको और आगे की तरफ धकेलते हैं कि आप और अच्छा कर सकते हो एंड यू कैन डू इट, उसे मोटिवेट करते हैं सहानुभूति के साथ। 5th पॉइंट है हमारा विरोधी और मतभेदों को हल करना। विरोध, मतभेद, जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं कि किसी का अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी बात कोई नहीं मानता या कोई नहीं समझता, कि हमें अपनी भावनाओं को बिना क्रोध, हताशा के साथ व्यक्त करना, बिना किसी टेंशन, बिना किसी अग्रेशन, गुस्से के अपने थॉट्स को रखना। तो ऐसे में जो विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके बीच मतभेदों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? शांतिपूर्ण रूप से और तार्किक यानी लॉजिकल रूप से, लॉजिकल आंसर दे करके हम उन चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उन मतभेदों को, उन डाउट्स को, एक तरह से मतभेद कहेंगे हम, क्वेश्चंस को, डाउट को हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को उस टाइम रिसॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रभावी संचार कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वो मिला जुला प्रभाव व्यक्ति को मजबूत बनाता है और सफलता के लिए मजबूत नींव तैयार करता है। क्वेश्चन 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 9 है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना और बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ बनाना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके 5 तत्व बताए हैं। 5 तत्व है स्वज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस, मैंने आपको बताया था, स्व नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। ये सभी चीज़ें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी थी। जो 2 मॉडल पूछे थे उसमें एक मॉडल में हमने पहले वाले में पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हम आत्म मूल्यांकन करेंगे, अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करना, उसमें चीज़ें ऐड करना और कुछ चीज़ें अपनी इम्प्रूव भी करना, अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना और ख़ुद को समझना और इम्प्रूवमेंट लाना, और विशेष परिस्थितियों में हम किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं इस चीज़ पे ध्यान देना। कि अगर हमारे सामने क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, ऐसे सिचुएशन आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए जिसे हम डील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे डील करेंगे। जिस सिचुएशन को हम नहीं जानते या वो सिचुएशन, वो कंडीशन हमारे लिए न्यू हो, तो हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या रिएक्शन देंगे,
उस सबको समझना, आत्म मूल्यांकन करना। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मैंने आपको बताया कि अभ्यास मन की शांति के लिए होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना चाहिए स्वज्ञान को बढ़ाने के लिए। जर्नलिंग, एक डायरी लिखना और अपनी भावनाओं को लिखना और उन्हें बेहतर रूप से समझने में मदद करता है। स्वनियंत्रण में सुधार, जो आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है, स्वनियंत्रण हो रहा है। आत्मनियंत्रण, स्वनियंत्रण एक ही शब्द है, स्व यानी कि आत्म होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन में हम कैसे सुधार ला सकते हैं? गहरी सांस लेना, शांत होना, मैंने आपको समझाया था। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करके चलना कि आप उस चीज़ को कितने से कितने टाइम में कवर अप कर सकते हो। एक अपना टाइम टेबल बनाना, एक अपना पर्सपेक्टिव रखना, अपनी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली सोच पाना कि हम उसको और किस तरीके से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकारना। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने साथ लेकर चलोगे, आप उनको चीज़ों को समझोगे। नकारात्मक थॉट्स जैसे क्रोध और निराशा, आप किसी चीज़ में डिससेटिस्फाई होते हो, आपको एंगर इश्यूज़ होते हैं, तो आप उन चीज़ों को स्वीकारें यानी एक्सेप्ट करें कि हमारी कमियां हैं, ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, ये हमारी इम्प्रोवाइजिंग एरिया है, हमें ये चीज़ें कम करनी चाहिए। आत्म नियंत्रण करना चाहिए, आत्म रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए और इन चीज़ों को नियंत्रण में रखने की उपाय करने चाहिए। प्रेरणा मैंने आपको कितने क्वेश्चन में बता दिया है। प्रेरणा आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा को बढ़ावा देना। सहानुभूति, किसी के लिए सहानुभूति, सुनने की कला सीखें, दूसरों के लिए दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। आत्म समझ के साथ सहानुभूति का भी अभ्यास करें। सामाजिक कौशल में सुधार कैसे ला सकते हैं? स्पष्ट और प्रभावी संवाद करके आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक क्लियर और इफ़ेक्टिव जब कम्युनिकेट आपका होगा तो सोशल स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। आप एज अ सोशल वर्कर, आप एज अ टीम मेंबर, एज अ लीडर आप अच्छा डील कर पाओगे, ऐसा अच्छा वर्क कर पाओगे, अपनी बात इफेक्टिव वे में कह पाओगे और सोशल स्किल्स अपनी इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान कौशल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको समझाया था कि शांतिपूर्ण तरीके से और सकारात्मक पॉजिटिवली वे में सिचुएशन को हल करने की कला सीखें। ऐसी आर्ट एक हर पर्सन में होनी चाहिए कि जब हमारे पास एक विवादपूर्ण यानी कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, तो हम उसे डील कैसे करें और पॉजिटिवली और शांतिपूर्ण तरीके से पेशेंसली उसको कैसे डील करें, ये हमें बनाना। टीम वर्क और सहयोग करना। अगला है भावनात्मक पुनर्संतुलन, यानी कि मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होना। हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से चीज़ों को सोच पाएँ। कहते हैं ना, दिल से और दिमाग से दोनों से सोचना कि हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं या इस चीज़ में ये काम बेहतर रहेगा और क्या बेहतर नहीं रहेगा। मनोबल बढ़ाना, आत्मविश्वास, मनोबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना, आत्मविश्वास। सकारात्मकता में सुधार लाना, जो जीवन में नकारात्मक के बावजूद भी सकारात्मक में दृष्टिकोण बनाए रखना, यानी कि जो नेगेटिव सिचुएशन आ रही है उन्हें डील करना, उन्हें इम्प्रूव करना और फिर भी अपनी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को, अपने थॉट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन 10 हमारा पूछता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग दैनिक जीवन में निर्णय लेने और अंतर व्यक्तिगत संबंधों में सुधार के लिए कैसे किया जा सकता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में हम इसके परिचय देंगे और निर्णय लेने के सुधार में हम पढ़ेंगे कि निर्णय लेने में सुधार कैसे सुधार कर सकता है। स्पष्टता और समझदारी से सुधार लाने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को, मानसिक स्थिति को समझते हैं और अधिक तार्किक यानी कि लॉजिकल और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। बैलेंस डिसीजन और बिल्कुल सतर्क, एक तरह से कह सकते हैं सटीक, बिल्कुल तार्किक, लॉजिकल आंसर, हम लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। उससे स्व अध्याय का उपयोग, पहला पॉइंट है स्व ज्ञान का उपयोग। स्व ज्ञान के उपयोग में हम देखेंगे कि इफ़ हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, गुस्से में कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय निकालें और शांत होकर सोचें, जिससे कि हमारा जो ज्ञान, स्व ज्ञान का उपयोग हो रहा है, जो हमारी नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है और गुस्से में हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आत्मनियंत्रण करना, खुद को बैलेंस करना, तत्काल भावनाओं से बचने में मदद करता है। वही कि
उदाहरण में देखेंगे, कर्मचारी के प्रदर्शन पर आलोचना करते समय ध्यान रखना कि गुस्से में आकर प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि शांति से और सुधारात्मक तरीके से बात करें। इफेक्टिवली बात करें कि आपकी बात से दूसरों को हर्ट ना हो और आप अपनी बात इफेक्टिव वे में कह पाओ। नकारात्मक भावनाओं से निपटना। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, तो उनसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 2 है अंतर्व्यक्तिगत संबंधों में सुधार। अंतर्व्यक्तिगत संबंधों में सुधार का मतलब यह है कि रिश्तों को समझना और सुधारने में, उनको अंडरस्टैंड और इम्प्रूव करने में मदद करता है। कैसे कि हमें सहानुभूति, संवाद और संघर्ष समाधान में मदद करता है। सहानुभूति हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाना है कि जब आपका मित्र किसी व्यक्तिगत कठिनाई का सामना कर रहा हो तो आप उसके दर्द को समझकर सहानुभूति दिखा सकते हैं। मतलब वो जो आपका फ्रेंड है, आपका जो कोई पर्सन है, कोई अननोन भी हो, आपको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं है, फिर भी आप उसके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं। सहानुभूति ऐसा नहीं है कि हम किसी अपने पर्सनल या रिलेटिव के प्रति ही दिखाएं। सहानुभूति हम किसी अननोन के प्रति भी दिखा सकते हैं। उसकी थॉट्स को, इफ़ हमसे कोई अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है तो उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स को समझ करके हम एम्पैथी शो कर सकते हैं। सकारात्मक और प्रभावी संवाद के अपने विचार, अपने थॉट्स और सिचुएशन को, अपने भावनाओं को स्पष्ट, क्लियर और सकारात्मक, पॉजिटिव और बहुत बिहेवफुल जैसे कि सम्मानपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को कहेंगे कि जिससे गलतफहमियां और संघर्ष कम होते हैं। कि जो आपके साथ के सहकर्मी हैं, कोई असहमति है तो उसे सच्चाई और सम्मान के साथ समझने की कोशिश करें ताकि एक स्वस्थ संवाद बना रहे, एक इफ़ेक्टिव और हेल्दी कम्युनिकेशन बना रहे। सामाजिक कौशल में हम अपने समाज की कौशल यानी सोशल स्किल्स को डेवलप करेंगे, अपने टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर न केवल खुद को बेहतर महसूस करते हैं बल्कि उन सभी के साथ काम करने के टाइम पे हम एक हेल्दी वातावरण भी, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पॉइंट 3 है कठिन परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएं। जब हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कंडीशन आती हैं तो उसमें हमें क्या प्रतिक्रियाएं, क्या उत्तर देना चाहिए। उसमें हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिरता यानी कि हमें स्थिर रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और संघर्ष का समाधान निकालना चाहिए। पॉइंट 4 देखेंगे समझदारी से रिश्तों का प्रबंधन, कि कैसे हम इंटेलिजेंट वे में, इमोशनल इंटेलिजेंट वे में अपने जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन हैं, जो बॉन्ड्स हैं, किसी से भी हो, चाहे फैमिली, पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल बॉन्ड हैं, उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। समय देना और सुनना, कि जब हम किसी को समय नहीं देंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है आजकल रिश्तों में, बातों को कहीं ना कहीं ना कहें बल्कि दूसरों की बातों को भी पूरी तरह सुनें। कि हम यदि किसी की बात को सुनेंगे नहीं, रिश्तों में वक्त नहीं देंगे, किसी की बात को सुनेंगे या समझेंगे नहीं, तो रिश्ते हो सकता है और कमज़ोर बन सकते हैं। दूसरा है सीमाओं को सम्मान करना, यानी कि हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता समझाती है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि रिश्ते में सामंजस्य, बैलेंस बना रहे। लास्ट पॉइंट है हमारा स्वयं को प्रबंधित करना, स्वयं को मैनेजमेंट करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना, कि जिससे हम अपने निर्णय, अपने डिसीजन, अपनी एबिलिटी के बेस पे जो रिश्ते हैं और जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारे क्षमता है और रिश्तों में, दोनों में हम सुधार ला सकें, बेटर और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो सभी रणनीतियों के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ना निर्णय केवल बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे अंतर्व्यक्तिगत संबंध भी मजबूत होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और हमारे साथ इसमें जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इस पूरे टॉपिक में, पूरी वीडियो में अगर कोई भी डाउट और क्वेरी रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।